शुरू करा था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो बिजनेस करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। ठीक है, जिसमें से हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ चुके थे, आई थिंक आई होप आपको याद होगा सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप भी याद होगा, एचयूएफ, और अभी हम पढ़ रहे हैं कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, और अभी हम हाल फिलहाल में कंपनी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा कुछ मत करना। इनमें से किसकी कॉपी में राइटिंग अच्छी दिख रही है? आपने तो घास काट रखी है। हाँ, गुड। इसकी कॉपी के फोटो ले लेना और पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। डन, क्योंकि शुरू शुरू का तो इतना ज्यादा है भी नहीं। अपन कॉपी लिया है आज? वेरी गुड। हाँ भैया, अपन बनी है अपनी कॉपी? निकल गया मुहूर्त, निकल गया, कॉपी नहीं बनी अभी तक? बना रहे हो घर पे? कल लाके चेक करवा देना एक बार, ठीक है? बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाके चेक करवा। चलिए भैया, शुरू करते। कंपनी, कंपनी हमने उस दिन डेफिनेशन पढ़ी थी, कंपनी का जो मीनिंग था वो पढ़ लिया था, कि कंपनी जो है, ओ हेलो, अभी मत लिखो, सुन लो। कंपनी जो वर्ड है वो कितने वर्ड से मिलकर बनी है? टू लैटिन वर्ड से। ठीक है, और कितने, दो या दो से ज्यादा लोग आपस में साथ में आके व्यापार शुरू करते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, उसे कंपनी कहते हैं। हाँ जी, डस्टर, है क्या, मिल गया? चल, तो दो या दो से ज्यादा लोग आपस में आते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, ब्रेड को अर्न करने के लिए, उसे कंपनी बोलते हैं। कंपनी दो वर्ड से डिराइव हुआ था, लैटिन वर्ड से। किससे? दो या दो से ज्यादा लोग जब एक साथ आते हैं ब्रेड को अर्न करने के लिए, उसे कंपनी कहते हैं। टू और मोर पर्सन, कितने लोग आते हैं भैया साथ में? टू और मोर पर्सन। कम का मतलब होता है विदाउट टुगेदर, पनीस का मतलब होता है ब्रेड, टू और मोर पर्सन विदाउट टुगेदर फॉर अर्निंग देयर ब्रेड, इट्स कॉल्ड कंपनी। सीधी सिंपल से डेफिनेशन है भैया। उसके अलावा मैंने एक डेफिनेशन और लिखाई थी। ठीक है, डेफिनेशन ये थी कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, पढ़ रखा है, क्रिएटेड बाय लॉ, dissolved by law, having perpetual succession, separate legal entity, limited liability, making for earning profit। पढ़िए, कहाँ पे, बीकॉम में? हाँ हाँ, 11th में पढ़ी होगी 100%, क्योंकि 12th में तो बिजनेस स्टडी में वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और ये सब है ना? तो आपने 11th में पढ़ी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, डिसॉल्व बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन, हिंदी वाले कौन थे भैया? दो लोग थे, है ना? मैं इसको हिंदी में भी लिखवा दूंगी, या तो फिर आपने चैट जीपीटी कर ही लेते, अब तक तो डेफिनेशन कर ली है क्या समझ में? इसका हिंदी में बता दूं, वही है ना चैट जीपीटी में, क्या अलग कुछ आया है? कंपनी एक आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम व्यक्ति है ना, जो कानून के द्वारा बनाई जाती है और कानून के द्वारा ही खत्म कर दी जाती है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें दायित्व सीमित होता है, कंपनी और उसके सदस्य दोनों अलग अलग होते हैं, और ये लाभ कमाने के लिए बनाया गया लोगों का समूह होता है। यही था? पक्का? चलो, मैं चैट जीपीटी तो नहीं बन गई? चलिए, शुरू करते। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, डेफिनेशन को एक एक तरीके, मतलब एक एक जो पॉइंट है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कृत्रिम व्यक्ति। आप और हम दोनों लोग कैसे? नेचुरल पर्सन, दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आंखें, सब कुछ है, हम अपना सब कुछ कर अपने नाम अपने आप कर सकते हैं। तो कंपनी भी एक क्या है? पर्सन है। लॉ की नजरों में, कानून की नजरों में, इन द आई ऑफ लॉ, कंपनी की अपनी एक पहचान होती है, कंपनी की अपनी एक पर्सनालिटी होती है। ठीक है, वो अपने सारे काम अपने नाम से करती है।
ठीक है। जैसे पैन कार्ड नंबर कंपनी का अपना होता है, कंपनी बैंक में अकाउंट ओपन अपने नाम से करवाती है, कंपनी अपने सारे काम खुद के नाम से करती है। बस डिफरेंस इज दैट कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और हम लोग नेचुरल पर्सन है। मतलब हम अपना काम अपने खुद करते हैं और कंपनी के काम करने के लिए उसके मेंबर्स को मतलब उसकी नेचुरल पर्सन की जरूरत लगती है। बाकी वो नाम अपना काम पूरा अपने नाम से करती है। कानून की नजरों में उसको सिटीजन माना गया। जैसे हम सिटीजन है ना इंडिया के, वैसे कंपनी भी क्या होती है, इंडिया की सिटीजन होती है। इन द आई ऑफ लॉ कंपनी हैव एन इट्स डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी, उसकी अपनी अलग पहचान होती है। ठीक है, उसको भी एक मेंबर माना जाता है। वो अपने सारे काम अपने खुद के नाम से करती है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल पर रोबोट नहीं होता है वैसे होती है कंपनी। क्लियर है, समझ में आ गया। क्रिएटेड बाय लॉ और डिसॉल्व्ड बाय लॉ, क्या बोला उन्होंने कि कैसे बनती है, क्रिएटेड बाय लॉ एंड डिसॉल्व्ड बाय लॉ। डिसॉल्व मतलब समझते हो क्या होता है? कंपनी बनती भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर है और खत्म भी कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से होती है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप जब इच्छा हो तब बना लो और जब इच्छा हो ताले लगा के बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट के थ्रू बनेगी और एग्रीमेंट खत्म तो पार्टनरशिप खत्म। एचयूएफ तो भैया यूं ही, जब परिवार अलग तो एचयूएफ खत्म। पर कंपनी जो बनती है वो बनती कैसे भैया, थोड़ा सा आप इधर हो जाओ चैतन्य। हाँ ठीक है, तो कंपनी बनती भी कैसे है, लॉ के द्वारा। कौन सा लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। और खत्म भी कैसे होती है, कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। कंपनी बनाना जितना आसान होता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल उसको खत्म करना होता है। आया समझ में? पक्का? कोई डाउट, कंफ्यूजन, ब्लैंक ब्लैंक दिख रहे हो? आ रहा है समझ? पक्का आ रहा है? ठीक है, तो कंपनी बनती भी कैसे है, कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, खत्म भी वैसे होती है। मैडम पहले के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बन गई हो तो 1956 बन गई तो बन गई, खत्म अभी के हिसाब से हो जाएगी, क्योंकि बनती भी लॉ के द्वारा ही और खत्म भी लॉ। मैंने क्या, कंपनी बनाने में अगर 1 महीना लगता है ना तो खत्म करने में 4 महीने लगते हैं, है ना। प्रॉपर तरीके से उसको डिसॉल्व करना होता है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, लॉ की नजरों में उसकी अपनी अलग पहचान है, वो सिटीजन है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया। अपने सारे काम खुद के नाम से करती है। जैसे कोई एग्रीमेंट में एंटर होना है तो आकृति सोमानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, मान लो एक आकृति सोमानी प्राइवेट लिमिटेड, तो वो कंपनी और जो सामने वाला है, तो एग्रीमेंट अगर होगा ना तो कंपनी के नाम से एग्रीमेंट होगा, तो कंपनी खुद एग्रीमेंट में एंटर होती है। आया समझ में? तो इसलिए वो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। क्रिएटेड बाय लॉ, डिसॉल्व बाय लॉ, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। क्या है अब उसमें, परपेचुअल परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है किसी के भी आने से किसी के भी जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी हमेशा चलती रहती है। मतलब एक बात बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑनर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस डिसकंटिन्यू, पार्टनरशिप में एक पार्टनर छोड़ के गया तो बिजनेस डिसॉल्व, एचयूएफ में कर्ता की डेथ हो गई और कोई बच्चा ही नहीं करता बनने वाला तो डिसॉल्व। पर कंपनी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी के भी आने से किसी के भी जाने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलती है। अच्छा एक बात बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज किसने बनाई थी, धीरू भाई अंबानी ने। निकल ली कंपनी ले गए क्या? नहीं ले गए, सीधी सी बात है। टाटा सन्स किसने बनाई थी, रतन जी टाटा, नवल जी टाटा और जमशेद जी टाटा, इन लोगों ने बनाई थी। निकल ली कंपनी ले गए क्या? सीधी सी बात है। तो इन से इस सीधी, अब जैसे हम नेचुरल पर्सन है, हमारे नेचुरल पर्सन के जीवन में किसी के आने जाने से कोई फर्क पड़ता है जी? यू इमोशनली पड़ता होगा पर जीवन रुक जाता है क्या? नहीं रुकता है, जीवन चलता रहता है, लाइफ चलती रहती है। वैसे कंपनी भी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन, इसमें भी किसी भी मेंबर के आने से किसी भी मेंबर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलती रहती है। कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, मेंबर्स में कम, members may go but existence of company remains forever। मेंबर आते भी रहेंगे और मेंबर जाते भी रहेंगे, पर कंपनी जो है वो हमेशा एज इट इज चलती रहेगी। क्लियर है, समझ में आ गया? पक्का? चलो इसके बाद है
सेपरेट लीगल एंटिटी, यही था। कुछ भी पढ़ लो, पहले लिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ लेते। लिमिटेड लाइबिलिटी, अच्छा अपन ने सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या पढ़ा था, लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड, घर बार बेच के भी लॉस की भरपाई कर। पार्टनरशिप में भी यही पढ़ा कि एक पार्टनर की वजह से लॉस होता है, सबको बेयर करना पड़ेगा, और वो भी कैसे, घर बार बेच के भी प्रॉपर्टी लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। एचयूएफ में भी लाइबिलिटी करता कि अनलिमिटेड होती है, ठीक है, अनलिमिटेड होगी मतलब घर बार बेचना पड़ा तो बेचना ही पड़ेगा उसको भी। पर कंपनी के केस में ना लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, ये दोनों जैसे कि बहुत खास दोस्त है, अपने को पता है, इन दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई, दो लोग कंपनी बना सकते हैं क्या, इतना सारा कुछ कुछ हो गया। कोई कंटेंट नहीं है इसमें। ऐसे आप आके कर दो। गुड, थैंक यू। चल, तो लिमिटेड लाइबिलिटी जैसे कि इन दोनों ने मिलकर कंपनी, ये थोड़ा सा आज इधर उधर कर दिया है क्या, दिखने के लिए, है ना, पूरा की पूरा सिस्टम हिला दिया। क्या अनुराग, गीतांश है ना, आपकी मम्मी का नाम गीता है क्या, ओके, मुझे लगा कि मम्मी का गीता होगा, पापा का अंशुल होगा, तो मिला के ऐड कर दिया होगा गीता, हैशटैग बनते हैं ना, ऐसा मुझे ऐसा लगा, इसलिए क्योंकि वो नाम ऐसे ही है ना कि दो नाम को मिलके बना हो। अभी क्या, चलो, अब इन दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई, दो लोग कंपनी बना सकते हैं, सीधा सिंपल, मैंने यही बोला, दो या दो से ज्यादा लोग, तो दो लोग बना ली कंपनी। इन दोनों ने ना 5-5 लाख की कैपिटल से कंपनी बनाई, कितने की, अब ये दोनों कंपनी बना रहे थे, तो पूरे 10 लाख की कंपनी बनाते टाइम पैसे की जरूरत तो नहीं पड़ी होगी, इतना पैसा नहीं लगा इनको, तो इन्होंने लगाए कंपनी बनाते टाइम दोनों ने 3-3 लाख रुपए, कितने लगाए, दोनों से लेना कितना बाकी, 2-2 लाख बाकी, पक्का, कोई डाउट। अब हुआ ये कि 2-2 लाख रुपए लेना बाकी है, इन्होंने 3-3 लाख रुपए लगाए थे, इससे इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अभी 2-2 लाख की कोई जरूरत नहीं पड़ी, 1-2 साल हो गए, बढ़िया बिजनेस चल रहा था, तो 2-2 लाख रुपए अभी मंगाए नहीं गए। अब हुआ ये कि पता नहीं क्या हुआ और अचानक से इनको हो गया 15 लाख का नुकसान, कितने का, ये 15 लाख रुपए कौन बियर करेगा, आप दोनों, आधा आधा। अब इसको हम इधर कंटिन्यू करेंगे। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, सीमित कैसे होता है, ध्यान से सुनना। अब 15 लाख रुपए किसको बियर करना है, आप लोग बोल रहे हैं दोनों बियर करेंगे, नहीं, ये दोनों सिर्फ उतना उतना बियर करेंगे जितना इनके कैपिटल से पैसा लेना बाकी, कितना कितना लेना बाकी है, 2-2 लाख रुपए, ठीक है, अनुराग और गीतांश कितना कितना बियर करेंगे, 2-2 लाख रुपए, बचा हुआ 9 लाख रुपए कौन बियर करेगा, कम, सॉरी, 11 लाख रुपए, बचा हुआ 11 लाख कौन बियर करेगा, कंपनी, क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी खुद की अलग पहचान होती है, इसीलिए कंपनी बियर करेगी। मैडम कंपनी कहाँ से लाएगी, क्वेश्चन इज दैट, इसके चेहरे पे इतना भयंकर क्वेश्चन था कि मैडम कंपनी कहाँ से लेकर आएगी पैसे, ऐसा थोड़ी होता है, तो कंपनी कहीं से भी लाए, उसको अपने क्रेडिटर से लेना हो, कंपनी अपनी असेट्स बेचे जो उसके नाम पे हो, या फिर हाथ खड़ा कर दे कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ या हो गई हूँ, पर मेंबर पैसे नहीं देंगे। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, लिमिटेड होता है, अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, एक बार कैपिटल का पूरा पेमेंट दे दिया तो मेंबर्स की कोई लाइबिलिटी नहीं
बचती है। फिर अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो कौन बियर करेगा? कंपनी बियर करेगी, हम बियर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला। तो सेपरेट लीगल एंटिटी में ऐसा होता है कि कंपनी और उसके सदस्य दोनों की अपनी अलग पहचान होती है। जैसे मुकेश धीरूभाई अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज, दो अलग अलग लोग हैं। आया समझ में क्या बोला मैंने? मुकेश धीरूभाई अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज दो अलग अलग लोग हैं, दोनों की अपनी अलग पहचान है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉस हो रहा है तो मुकेश धीरूभाई अंबानी पर्सनली लायबल नहीं है। कंपनी के असेट्स बेचो फिर लॉस की भरपाई करो, ठीक है भैया, पर दो अलग अलग लोग हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की अपनी अलग पहचान होती है, अपनी अलग आइडेंटिटी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी है आकृति सोमानी में, और आकृति सोमानी प्राइवेट लिमिटेड, दो अलग अलग है। आकृति सोमानी प्राइवेट लिमिटेड में लॉस हुआ, इट डजंट मीन कि आकृति सोमानी को लॉस हुआ है ना। दो अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी। और कंपनी के मेंबर उतना ही पे करेंगे जितनी उनकी लाइबिलिटी बची है, मतलब उनका कैपिटल का पेमेंट देना बाकी है। एक बार कैपिटल का पेमेंट पूरा हो गया, वंस द पेमेंट ऑफ कैपिटल इज डन, देन देयर इज नो लाइबिलिटी रिमेनिंग इन द मेंबर्स की कोई लाइबिलिटी रिमेन नहीं रहती है। क्लियर है? आया समझ में? अब व्हाट इफ मैडम ये 5 लाख रुपए, मान लो कि मैं यहाँ पे सॉरी मान लो कि मैं यहाँ पे क्या दे चुका था, 5 लाख रुपए ऑलरेडी पूरा पूरा पेमेंट आप कर चुके थे, 5-5 लाख का। तो यहाँ पे आपकी कोई लाइबिलिटी है क्या? नहीं। पूरे के पूरे 15 लाख रुपए कौन बियर करेगा? कंपनी। मैडम कंपनी कहीं से भी लाओ भैया, असेट्स बेचो, लाइबिलिटी का पे ऑफ करो, या आपको लेना ही होगा ना क्रेडिटर वगैरह डेटर वगैरह पैसे, वो लो फिर दो, जैसा करना है वैसा करो, पर कंपनी पे, कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी दोनों अलग अलग होते हैं। प्रॉफिट एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, मतलब ये सब हम इतना पंचायत कर क्यों रहे? प्रॉफिट कमाने के लिए। मेन उद्देश्य कंपनी बनाने का क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। अच्छा एक बात बताओ, पहला उद्देश्य तो हमारा पेट पूजा ही होगा ना हमेशा, बाकी काम दूजा बाद में करेंगे। जब तक हम खुद यहाँ तक गले गले तक तो छोड़ो, पैसे में डूबे नहीं रहेंगे तब तक कोई भी समाज सेवा नहीं करता है। सीधी सी बात है भैया, जो फैक्ट है वो यही है कि जब तक कोई इंसान पूरा डूब नहीं जाता है प्रॉफिट में, पैसे में, तब तक वो समाज सेवा नहीं करेगा। इसलिए हमेशा कंपनी काय के लिए बनाई जाती है? प्रॉफिट कमाने के लिए। डन? समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को हो तो बोल दो। हाँ भैया चैतन्य कुलकर्णी, समझ में आ गया? प्रॉपर इंदौर से हो ना? बढ़िया। समझ में आया? डाउट? पक्का नहीं है? श्योर? बढ़िया नहीं है। एक और डेफिनेशन है कंपनी की, एक तो हमने पढ़ी दो या दो से ज्यादा लोग जब आपस में विदाउट टुगेदर अर्न करते ब्रेड, वो एक ये जो एक्चुअल डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। और आपको पता है ये डेफिनेशन पूरे लॉ में कहीं नहीं लिखी है। जो डेफिनेशन लिखी है वो तो एक तो टू और मोर पर्सन विदाउट टुगेदर वाली लिखी है, और एक जो मैं लिखाऊंगी वो लिखी है। ये वाली डेफिनेशन नहीं लिखी है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही डेफिनेशन है, इसी के थ्रू तो हम कंपनी समझेंगे। अब जो मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगी वो तो बड़ी, मतलब ऐसे है कि आपको लगेगा कि मैडम ये एक्चुअल डेफिनेशन है, और लॉ में कंपनीज एक्ट में वही डेफिनेशन लिखी है। ध्यान से सुनना, मैंने बताया था आपको कंपनीज एक्ट 2013 है ना। कंपनीज एक्ट में ना बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? तो आपको पता है पूरे के पूरे क्या होते हैं? अच्छा 13 की जगह 18 को थोड़ा सा ज्यादा टाइम चल गया है ना। 2013 कंपनीज एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। आपको पता है कितने सेक्शन है पूरे कंपनीज एक्ट में? 498 सेक्शंस। कितने सेक्शन है? और अगर हम पूरा कंपनी लॉ डिटेल में पढ़ने जाए, जो कि जरूरत है ही नहीं हमको बिल्कुल भी, पर मैं एक नॉर्मल बता रही हूँ, तो 2 साल भी कम लग जाए। इतना ज्यादा वास्ट, इतना ज्यादा गहरा है कंपनीज एक्ट।
मतलब 498 तो सेक्शंस है, फिर जो जैसे मेन हेडिंग जो है वो 498 है, हेडिंग की बात कर रही हूँ। फिर उसमें जो सब हेडिंग्स नहीं होती है, सब सेक्शंस होते हैं ना, कि मेन हेडिंग के इतने पॉइंट ये, और उस पॉइंट के भी फिर पॉइंट्स, तो एक्चुअल में इतना मोटा कंपनी लॉ है। फोन, हाँ इतना, बिल्कुल टेंशन, मतलब इतना मोटा कंपनी लॉ, उसमें अलग अलग सब हेडिंग्स हैं, फिर सब की भी सब सब हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कितना, अब कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 2, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 2, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सेक्शन है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पूरे कंपनीज एक्ट की दे रखी है वो किस में दे रखी है, सेक्शन 2 में। मेन हेडिंग क्या है, सेक्शन 2 डेफिनेशन, और इसमें पता है आपको कितनी सब हेडिंग्स है, 1 to 90, दैट मीन्स आप समझ रहे हो इसमें 90 डेफिनेशन है, इस सेक्शन में कितनी डेफिनेशन है, 90 डेफिनेशन। अब ऐसे अपने चेहरे की हवाइयाँ उड़ाने की जरूरत नहीं, 90 नहीं पढ़ना है हमको, जो पढ़ना है वो मैं पढ़ा दूंगी, पर मैं आपको इतना डीपली इसलिए समझा रही हूँ कि कोई आपके सामने सेक्शन और सब सेक्शन बोलते तो आप कंफ्यूज ना हो, ये सेक्शन मतलब तो मेन हेडिंग, और सब सेक्शन मतलब उसकी सब हेडिंग, ठीक है ना, आया समझ में। अब इसका सेक्शन 2 में क्या दे रखी है, कंपनीज एक्ट की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, और जो हमारी कंपनी की डेफिनेशन है वो दे रखी है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 20, मतलब 20 नंबर की सब हेडिंग में डेफिनेशन दे रखी है किसकी, कंपनीज एक्ट की, और उसके डेफिनेशन पता है क्या है, कंपनी मींस विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज कॉल्ड कंपनी। मतलब जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में दी है वो उसको क्या मानेंगे, कंपनी मानेंगे, कहीं पे भी बताया है कंपनी क्या होती है कैसे होती है, बस ये डेफिनेशन एक्ट की है वो हमको लिखनी पड़ेगी, लिखनी, कंपनी मीन्स विच इज रजिस्टर्ड अंडर, कंपनी मीन्स विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी मीन्स विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनी मीन्स विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, सॉरी कंपनी मीन्स विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, ऐसे लिखना, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अंडर सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2000, कंपनी मीन्स विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड any previous company law and any other and any other previous company law, डन, समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को, कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में लिखी है, गुड, चलो इसके बाद है कंपनी लॉ, जो है ना वो पूरा अपवादों पे चलता है। मैडम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपवाद, पता है क्या एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन पता है, एक्सेप्ट पता है, ACCEPT वाला एक्सेप्ट भी पता है ना, एक्सपेक्टेशन पता है, सब पता है, और मैडम ये तो बहुत नया वर्ड है एक्सेप्शन,
मतलब अपवाद। देखो फॉर एन एग्जाम्पल, आज मैंने आपको बोला है कि कंपनी बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। क्या बोला मैंने? दो या दो से ज्यादा। पर कल को अगर मैंने जाके बोल दिया कि एक सिंगल व्यक्ति भी कंपनी बना सकता है, तो आप मेरे माथे मत चढ़ जाना कि मैडम आपने तो बोला था कि सिर्फ दो या दो से ज्यादा लोग। इसलिए मैंने क्या बोल दिया, कंपनी लॉ पूरा अपवाद हो। अपवाद का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझेंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आप सब बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, और आप सब लोगों के बारे में जाके बाहर फीडबैक दिया कि सब बहुत अच्छा पढ़ते हैं गीतांश को छोड़ के, क्योंकि गीतांश और ज्यादा अच्छा पढ़ता है। गलत क्यों लेना? आया था? मैंने क्या बोला, बाहर जाके सब बहुत अच्छा पढ़ते हैं गीतांश को छोड़ के, गीतांश सुपर इंटेलिजेंट। आया समझ में? तो मैंने यहाँ क्या चीज बोली आपको समझ में आया? मैं कोई चीज सबके लिए बोल रही हूँ, फिर उसमें से एक को अलग हटा रही हूँ, है ना? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, किसी का बर्थडे है, किसी बर्थडे पार्टी में जाना है ना, और आप लोगों को बोला गया, इनविटेशन दिया गया, आप सबको आना है अनुराग को छोड़ के। तो ये क्या है? कोई रूल है जो सबके ऊपर लग रहा है पर इसको छोड़ के। क्लियर है? उसको बोलते हैं एक्सेप्शन, उसको बोलते हैं अपवाद। आप सब लोग बहुत अच्छे हो, आपका नाम क्या था भूल गई, यश, यश को छोड़ के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा है और सिंसियर है। तो ये आप से देख रहे हो, कोई सी चीज में सबके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति को छोड़कर, उसको बोला जाता है एक्सेप्शन, उसको बोला जाता है अपवाद। तो मैंने क्या बोला, कंपनी बनाने के लिए हमेशा कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? दो या दो से ज्यादा। पर इसका अपवाद हो सकता है कि कभी कभी किसी केस में एक व्यक्ति भी कंपनी बना सकता है, तो वो इसका क्या हो गया? अपवाद। आ गया समझ में? एक्सेप्शन। ठीक है, समझ में आया? पक्का? आप जैसे बोलते हो ना, मुझे मीठे में सब पसंद है पर्टिकुलर लड्डू को छोड़ के, बोलते हैं ना हम ऐसा, मैं कोई ये चीज खाने में मैं सारी सब्जियां खा लेता हूँ या खा लेती हूँ, पर इसको छोड़ के, इससे ज्यादा अच्छे से समझूंगा आई थिंक आप, है ना? तो इस पर्टिकुलर सब्जी को छोड़कर, तो वो क्या हो गया? आपका अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया। खाता तो सब, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा नहीं बोलते हम तो सब खाते हैं, हम सारी सब्जियां खाते हैं, सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, करेले को छोड़कर, तो करेला इज द एक्सेप्शन। वैसे ही कंपनी लॉ पूरा अपवादों पे चलता है। अपवाद मतलब एक्सेप्शन पे चलता है कि आज मैंने आपको कोई सी चीज बोली है और कल उसका अपोजिट बोल रही हूँ, तो वो गलत नहीं होगा। आप मेरे माथे पे चढ़ के मत नाचना, मैडम आपने तो बोला था दो ही लोग कंपनी बना सकते हैं, ऐसा कैसे? मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि कंपनी लॉ पूरा किस पे चलता है? अपवादों पे चलता है। आज मैंने आपको डेफिनेशन में लिखाया है कि कंपनी बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? दो या दो से ज्यादा, है ना? दो या दो से अधिक लोग चाहिए, पर एक सिंगल व्यक्ति भी कंपनी बना सकता है किसी स्पेसिफिक केस में, वो कंपनी लॉ का आपका। आज मैंने आपको डेफिनेशन में लिखाया, दोनों डेफिनेशन में लिखाया। पहले में लिखाया था टू और मोर पर्सन विथ और टुगेदर फॉर अर्निंग देयर, स्टार्ट देयर बिजनेस फॉर अर्निंग देयर ब्रेड, दैट मीन्स प्रॉफिट कमान। दूसरे में भी लिखाया कि इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, डिसॉल्व बाय लॉ, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, मेकिंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट। मतलब मैंने आपको एक स्पेसिफिक यही बताया है कि कंपनी बनाई क्यों रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। कल को जाके अगर मैं बोल दूं कि कंपनी समाज सेवा के लिए भी बनती है, तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है? डन? समझ में आ गया? तो कंपनी लॉ इज बेस्ड ऑन एक्सेप्शंस। आज मैं अगर आपको कोई चीज बोल रही हूँ तो वो गलत नहीं है, पर कल उसका अपोजिट बोलूंगी तो वो भी गलत नहीं होगा, है ना? आप जैसे बोलते हो कि हम सब सब्जी खाते, खाते हो भैया, पर करेला नहीं खाते, तो नहीं खाते। आगे समझ? डन? चलो लिख लो कि कंपनी लॉ इज बेस्ड ऑन एक्सेप्शंस। कंपनी लॉ इज बेस्ड ऑन एक्सेप्शंस।
डन, कंपनी समझ में आ गई? कोई डाउट? हाँ भैया यश, अपने को अच्छे से समझ में आ रहा है? पक्का? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? आए तो पूछ लेना। वैसे भी जिसको नहीं आता है ना मतलब पहले से, उसको पढ़ाना ज्यादा इजी होता है। एक खाली बोर्ड पे लिखना ज्यादा इजी है, या जो ऑलरेडी भरा हुआ है उस पे लिखना ज्यादा इजी होता है? खाली बोर्ड पे लिखना ज्यादा इजी होता है। तो यश को और ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएगी एज कम्पेयर टू आप लोगों को भी आ ही रही होगी। आई डोंट, आ रहा ही नहीं आ रहा है? हाँ भैया चैतन्य, आज आ गया समझ में? पक्का? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट लॉ में भी तो पढ़ा होगा? भी नहीं है? हाँ आएगा तो सही, कहीं ना कहीं तो। आप लोगों के एडमिशन हो गए बीकॉम के लिए? कहाँ पे करवाए? वहीं पे क्या रहते हो? इंदौर में ही करवाए? कहाँ से आए हो आप लोग वैसे? होशंगाबाद बड़ी सिटी है ये तो, होशंगाबाद तो। हाँ, सिवनी। ओके, सुना तो है। चलो, कंपनी समझ में आया। नेक्स्ट टाइप पढ़े एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसको भी हटा ही देते, इसको भी हटा ही देते। क्या हो गया भैया तुम लोगों? सीमित दायित्व साझेदारी, ध्यान से सुनना, ठीक है? ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। उसको क्या बोला जाता है? लिमिटेड लाइबिलिटी। भैया नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। उसको क्या बोलेंगे? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें हुआ क्या था, कंपनी के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं और पार्टनरशिप के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। उनके दोनों के ड्रॉबैक्स को अलग हटाया। खो गए थे कहीं पे? फिर फिजिकली यहाँ, मेंटली कहीं और थे? झूठ मत बोलना। पता है, मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है अलग ही। चलो वापस बैक टू द पवेलियन। आ गए? इधर देखो, ठीक है? चलो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है उसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं। इसमें हुआ क्या था, ये कॉन्सेप्ट लाने के पीछे का रीजन क्या था, ध्यान से सुनना। कंपनी जो थी ना, कंपनी के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स नहीं थे, पर ये था कि कंपनी जो है वो थोड़ी हाई मेंटेनेंस होती थी, है ना? तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था और हर कोई बना नहीं पाता था। और मैंने एक चीज और बोली कि कंपनी को अगर बंद करना होना है तो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज लगती है, लीगल फॉर्मेलिटीज। तो इसीलिए कंपनी के कुछ ड्रॉबैक थे, तो उस ड्रॉबैक को हटाया और कंपनी की जो अच्छी अच्छी बातें थी ना उसको ली गई। और ऐसे ही पार्टनरशिप के भी कुछ ड्रॉबैक्स को हटाया और पार्टनरशिप की अच्छी बातों को लिया। और कंपनी और पार्टनरशिप दोनों की अच्छी अच्छी बातों को मर्ज करा, साथ में लेकर आए और एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसको नाम क्या दिया? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। आया समझ में? दोनों के बुराइयों को हटा के दोनों की अच्छाइयों को मर्ज कर लिया गया और एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसको नाम दे दिया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कमियां क्या थी भैया? पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एक पार्टनर छोड़ के जाता है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल होता है। माइनर पार्टनर बन सकता है सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए। तो ऐसे ऐसे इसके ड्रॉबैक्स थे। इसमें एक अच्छाई थी, पता है आपको क्या? पार्टनरशिप डीड। उसमें आप जैसे चाहो वैसे कंटेंट लिख सकते हो, जो कंडीशंस चाहो ना वो कंडीशंस उसमें डाल सकते हो पार्टनरशिप डीड में। तो पार्टनरशिप में से क्या ले ली गई? उसकी डीड।
के लिए गए उसके फीचर्स, क्या लिए गए, कंपनी के फीचर्स, पार्टनरशिप के कंपनी के फीचर्स और पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी। कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं भैया, ये कंपनी की जो अच्छी अच्छी बातें थी वो ले ली। अच्छा, कंपनी की अच्छी अच्छी बातें क्या थी, सबसे बड़ी अच्छी बात तो यही थी, लिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, कंपनी का एक बात और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये कंपनी के आर्टिफिशियल पर्सन है ना, अपने काम खुद से कर लेती है, अपने नाम से कर लेती है, बहुत अच्छा फीचर था उसका। तो क्या ले लिया हमने, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी में एक और फीचर था, किसी के आने से किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलती रहती है। और आपको पता है पार्टनरशिप में ये इसका ड्रॉबैक था कि एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। तो यही वाला फीचर्स हमने इसमें भी डाल दिया। कौन सा डाल दिया भैया, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी और उसके सदस्य दोनों अलग अलग होते हैं, एलएलपी में भी एलएलपी और इसके पार्टनर अलग अलग होते हैं। पक्का, क्लियर है। पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या थी पार्टनरशिप में, डीड, पार्टनरशिप डीड को आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। वैसे ही इसमें भी क्या ले ली गई, अपन ने क्या बनाएंगे इसमें भी, अपन एलएलपी डीड। समझ में आया, पक्का। पता है आपको इसमें मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं, मिनिमम पार्टनर कितने होंगे आप ही बता दो, और मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम पार्टनर की कोई लिमिट नहीं, जितने चाहे उतने बन सकते हैं। आया समझ में। In this type of partnership, liability of the partner is limited up to the अनपेड अमाउंट ऑफ कैपिटल। जो अपन ने उसमें नहीं पढ़ा कंपनी के में, वैसे की वैसे ही कि इसमें भी लाइबिलिटी जितनी आपके अनलिमिटेड मतलब जितनी अनपेड कैपिटल है उतने तक लाइबिलिटी रहेगी। एक बार कैपिटल का पूरा पेमेंट कर दिया लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। क्लियर है, समझ में आया। मिनिमम पार्टनर 2, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। कंपनी के फीचर्स, पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ले ली गई है और फिर एक नया फॉर्म बना दिया, उसको नाम क्या दे दिया, एलएलपी। आपको पता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर कौन सा एक्ट लगता है, 2008। मैडम 2008 में ही आया था या अपडेट हुआ होगा, आया 2008 में ही होगा ऐसा। बाकी एनीवन एल्स, जैसे कंपनीज एक्ट अपडेट हुआ हो वैसे ये भी तो अपडेट हो सकता है। हाँ यश, कुछ तो बोला करो, तुक्का ही लगा लो। अनुराग, सत्यम, बना ही होगा 2008 में। क्यों, ये 2008 में ही बनाया था, ज़्यादा पुराना नहीं है, 18 साल पुराना ही है 2008 में। क्योंकि पहले जो चलता था वो कंपनी और एलएलपी, कंपनी और पार्टनरशिप में काम हो जाता था, दो या दो से ज़्यादा लोगों को व्यापार करना है, अनरजिस्टर्ड तौर पे करना है तो पार्टनरशिप बना लो, रजिस्टर्ड करके करना है तो कंपनी बना लो। पर बहुत सारी प्रैक्टिस, जनरल प्रैक्टिस में देखा गया है कि कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, तो इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। सॉल्यूशन निकाला तो क्या निकल गया, एलएलपी। तो इसको बनाने में कोई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होती है, और ये इजीली बन जाती है। बनती है भी लॉ के द्वारा, ये कौन सा लॉ, एलएलपी एक्ट 2008, और खत्म भी इसी के द्वारा होती है। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को, पक्का। लिख लो इतना, फिर डेफिनेशन लिखाऊंगी।
लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब डेफिनेशन लिखो। इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप, in this type of partnership, liability of the partner is, in this type of partnership liability of, आज तो वर्ड की भी क्लास है ना। in this type of partnership liability of the partner is, liability of the partner is limited, लिखा है अपने पास, liability of the partner is limited up to the unpaid amount of capital, up to the unpaid amount of capital. Once the payment of capital is done, once the payment of capital is done, then there is no liability remaining. Once the payment of capital is done, then there is no liability remaining. Then there is no liability remaining. ठीक है, इसके बाद लिख लिया मिनिमम पार्टनर टू, मैक्सिमम और ये सब लिख लिया। इसमें ना पार्टनर्स को छोड़कर दो होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। कौन होता है? टू डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब ये क्या होता है मैडम डेजिग्नेटेड पार्टनर? तो ये तो मैं आपको समझाऊंगी बाद में, इसमें आप स्टार मार्क कर लेना। बाद में एक टॉपिक आएगा डायरेक्टर और मेंबर वाला, पर इसमें लिख लो कि मिनिमम टू डेजिग्नेटेड पार्टनर इज कंपलसरी इन केस ऑफ LLP। मिनिमम टू डेजिग्नेटेड पार्टनर इज कंपलसरी इन केस ऑफ LLP। ठीक है, मिनिमम टू डेजिग्नेटेड पार्टनर इज कंपलसरी इन केस ऑफ LLP। अच्छा ध्यान से सुनो, ये दो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होते हैं, ये तो डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है ये मैं बता दूँ, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है, इन दो डेजिग्नेटेड पार्टनर में से एक का रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना बहुत जरूरी। मतलब अब आप दोनों जैसे ओपन कर रहे हो तो आप तो इंडिया की हो, तो उस केस में ये वाली चीज नहीं देखी जाएगी। पर हो सकता है कि दो लोग जो फॉरेन में रह रहे हो वो इंडिया के सिटीजन हो, और एक परमानेंटली फॉरेन रहता है और एक का फॉरेन आना जाना चलता हो, तो उसमें से दोनों इंडिया में अपना वहाँ पे जॉब कर रहे हो और इंडिया में भी एक सेटअप करना चाहते हो, तो वो LLP ओपन कर रहे हैं कुछ काम के लिए, तो उसमें से ये देखा जाएगा वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो उन दोनों में से ये देखा जाएगा कि एक का जो स्टेटस है वो क्या होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, जो पिछले साल में 182 डेज इंडिया में रहा हो उसको रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पिछला साल कौन सा था अपना, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 में जो 182 डेज इंडिया में रहा है उसे क्या बोलेंगे, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई आज LLP बना रहा है और वो दोनों फॉरेन वाला कॉन्सेप्ट अगर लग रहा है, तो उस केस में उसका स्टेटस कैसे देखा जाएगा कि जो लास्ट इस साल में 182 दिन इंडिया में रहा है तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। क्लियर है मैडम? 182 लगत नहीं, आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, और उसके टोटल कितने दिन हुआ इंडिया में, 182 दिन, तो उसको रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान लिया जाता है। क्लियर है? आया समझ में? कोई डाउट किसी को? पक्का? तो टू डेजिग्नेटेड पार्टनर में से वन डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड कंपल्सरीली रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वन डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड कंपल्सरीली रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स
रेजिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स who stay who stay 182 days in India last previous year. Who stay in India 182 days in last previous year. डन, समझ आया? पक्का बोलो हाँ। चलो, 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गए हैं, बाकी का हम कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है? इतना सब लोग रिवाइज करके आना। आप इनसे कॉपी के फोटो ले लेना, आप कॉपी के फोटो दे देना इनको, तो आप कंप्लीट